नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। लेकिन इससे पहले की खबरों को बताना शुरू करूं, आप तमाम मुस्लिम भाइयों को बकरा ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। बकरा ईद पे आपने जो कुर्बानियां दी हैं या फिर आप देने जा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें ऊपर वाला कबूल करे, आपकी ईमान को देखे, आपके जज्बे को देखे और उसी हिसाब से आपके घर में बरकत आए, आपकी औलाद, आपके बच्चे जो हों पढ़ें लिखें, जीवन में आगे बढ़ें, आपके परिवार में खुशियाँ आए, ये ईश्वर से प्रार्थना है मेरी। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करूंगा कि किसी की भावनाओं को आहत मत कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे नफरती चिंटू घूम रहे हैं जो आपको उकसाएंगे, आपको भड़काएंगे कि आप भी अपनी जबान गंदी करें। आप मत कीजिएगा। जो गंदा बोल रहा है उसका हिसाब ऊपर वाला करेगा, जो गंदा कर रहा है ऊपर वाला खुद नजर रख रहा है। आपको लड़ने भिड़ने की जरूरत नहीं। खैर, अच्छे से मनाइए और किसी की भावना आहत ना हो, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी ईदी देना हो तो यार दे दीजिएगा। मजाक से हटके बढ़ते हैं अब पहली खबर की तरफ। और सबसे पहली खबर मैं आपको बताऊंगा एक लड़की की, एक लड़की जिसका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। ये स्वीडन से चली है। आप सोच के देखिए, स्वीडन से ये पानी के रास्ते एक जहाज पे गजा के लोगों के लिए मदद लेके चली है। ये लोग जो कहते हैं ना कि गजा के अंदर कोई मदद नहीं पहुंचा सकता, अगर सच में जज्बा हो, यहाँ पे कूदा हो, तो आदमी कहीं से कुछ भी कर सकता है। एक लड़की जिसका नाम ग्रेटा है, सोचिए जहाज से ये चल पड़ी स्वीडन से, हाथों में फिलिस्तीन का झंडा लिए। हालांकि इजराइल इसको रोकने की तमाम कोशिशें कर रहा है। आईडीएफ का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इस लड़की को अरेस्ट कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि घंटे 2 घंटे में, आज जब आप खबर देख रहे हैं, हो सकता है जब तक आप खबर देखें लड़की गजा पहुंच चुकी होगी, या फिर अगले 1-2 घंटे में लड़की गजा पहुंच जाएगी। अब सोच के देखिए कि एक लड़की के अंदर इतना जज्बा है, इतनी हिम्मत है कि ये गजा के लोगों के लिए मदद खुद जहाज के माध्यम से लेके जा रही है। तो सल्यूट है ऐसी लड़कियों पे, ऐसे लोगों पे जिनके अंदर ईमान जिंदा है। खैर, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और अगली खबर निकल के सामने आ रही है ईरान से कि ईरान 800 से ज़्यादा मिसाइलों के डील चाइना के साथ कर चुका है। 800 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें जो चाइना है वो ईरान को देगा। और क्यों देगा, क्या वजह है? क्या सच में ईरान अब इजराइल के ऊपर हमला कर सकता है या फिर कोई और वजह है? इस खबर की जब आप गहराई में जाएंगे तो आपको 2-3 चीज़ें पता चलेगी। सबसे पहले आप याद कीजिए, पिछली साल लगभग इसी टाइम पे सेम यही सिचुएशन थी जब ईरान के ऊपर हमला किया गया था अप्रैल महीने में। और उसी के कुछ दिन बाद जो ईरान है पलट के वार करता है। पलट के वार करने के बाद इजराइल को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। और इसी के बाद लोग ये सवाल उठा रहे थे कि आखिर ईरान के पास इतनी तगड़ी मिसाइलें कहाँ से आई। तो अब फिर चूंकि एक सिचुएशन और है कि इजराइल ने कुछ कहा, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अभी आप सोचिए कि इजराइल बार बार हमला करने की धमकी दे रहा है और कह रहा है कि जून के महीने में, यानी इसी महीने में, हम ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर देंगे। ऐसे हाल में ईरान को भी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। और यही वजह है कि उसने चाइना से 800 बैलिस्टिक मिसाइलों की डील कर ली कि अगर हमें कभी ज़रूरत पड़े तो चाइना सबसे पहले हमें बैलिस्टिक मिसाइलें दे दे। और जब दे देगा चाइना तो फिर हम इजराइल से निपटने में सक्षम हो जाएंगे। अभी तक आपको ये बात हो सकता थोड़ी सी कम समझ में आई हो, लेकिन आप अगली खबर सुनिए। ये खबर इस खबर को कंफर्म और क्लियर कर देगी। दरअसल नेतन्याहू से पूछा गया कि ईरान को लेके आपका क्या प्लान है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अब इसको लेके नेतन्याहू ने अपना मुंह खोला और एक बड़ा बयान दिया। और नेतन्याहू का कहना है कि हम ईरान के ऊपर अभी हमला नहीं करेंगे, हम तभी हमला करेंगे जब ईरान जो अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा न्यूक्लियर को लेके, अगर वो बातचीत सफल नहीं होती है, अगर ये नेगोशिएशन फेल हो जाता है, तब हम हमला करेंगे। और दूसरी चीज़ आप सोचिए कि अमेरिका ने जो कुछ शर्तें रखी हैं, खामनेई ने मानने से साफ इनकार कर दिया। खामनेई साहब ने कहा कि भाई हम नहीं मानेंगे, हमारी जो मर्जी हम वो करेंगे। और साथ ही उन्होंने ऐलान भी किया था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 22 जून से हम अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद उसमें बिजली भी बनाएंगे। अब यहाँ पे अगर अमेरिका से बातचीत फेल हुई तब इसराइल का कहना है कि हम हमला कर देंगे। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है तैयारी करने की ज़रूरत ईरान को पड़ेगी। और यही वजह है कि 800 बैलिस्टिक मिसाइलों का ऑर्डर चाइना को ईरान ने दे दिया। अब कब ये ऑर्डर पूरा होता है, क्या होता है, ये ऊपर वाला जाने। खैर, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और अगली खबर हमारे अपने प्यारे देश से है, हिंदुस्तान से, जहां पे ये खबर निकल के सामने आ रही है कि पूरी दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पे फ्रांस के बाद भारत में भी फाइटर जेट जो राफेल है उसके पार्ट बनेंगे। ये पूरा प्लान जो है ये हैदराबाद में होगा। टाटा ने इसका टेंडर उठाया है। और जो पूरे राफेल की रीढ़ की हड्डी है, जिसे हम फ्यूजलेज कहते हैं, फ्यूजलेज बनेगा भारत में। और पहली बार ऐसा हुआ है कि फ्रांस ने अपनी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में किसी देश को सौंपने की बात बोली है। अगर ऐसा सच में होता है तो साल 2028 तक फ्यूजलेज भारत में बनके तैयार हो जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है सक्सेसफुली
तो भारत अब डिफेंस का हब बन जाएगा, यानी भारत में भी ये फाइटर जेट बनेंगे। देखिए, जब हम कोई फाइटर जेट बनाते हैं, किसी दूसरे देश के लिए बनाते हैं, तो हमारे लोगों को उसके पार्ट के बारे में जानकारी होती है। हमारे लोग उसके अंदर की चीज़ों को देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो फिर हमें क्या, बस थोड़ा सा कॉपी करना है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, बस हमारा भी फाइटर जेट तैयार। और अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। खैर, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रशिया ने यूक्रेन के हमले का पलटवार करते हुए यूक्रेन के ऊपर 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है और इस हमले में यूक्रेन के चीथड़े उड़ गए हैं। कई बड़े बड़े शहर, चाहे यूक्रेन की राजधानी कीव हो, चाहे सुमी हो, चाहे चरकासी हो, चाहे लबीब हो, ऐसे करके 20 ऐसे शहर हैं जिसको रशिया ने तबाह और बर्बाद कर दिया। इसको लेकर यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जेलेंस्की साहब का बयान निकल के सामने आया और यह बयान बड़ा फनी लगा मुझे। जेलेंस्की साहब का कहना है कि देखो, रशिया ने अपनी गंदगी शुरू कर दी, उसने सिविलियन को टारगेट किया। अब ये बयान देने से पहले इनको ये ज्ञान होना चाहिए था कि इससे पहले भाई हमला आपने किया। ये हमला जब आपने किया तब आपने नहीं सोचा था कि यूक्रेन पलटवार के लिए तैयार है या नहीं। आप खुद मारने गए, रशिया ने पलट के मार दिया तो फिर आप रोने लगे। यही दोगला चेहरा मुझे पसंद नहीं आता यूक्रेन का, कि भाई मारो तो अपने दम पे, फिर लड़ने को सक्षम रहो, फिर पूरी दुनिया के सामने रोने मत जाओ कि क्या हो रहा है यूक्रेन के ऊपर, रशिया क्या कर रहा है। आपने मारा है तो आप मार खाओगे, और हर लड़ाई में सिविलियन मरते ही हैं, कितनी भी सफाई से आप लड़ लें। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही इजराइल से, और इजराइल के लिए बहुत ही बुरी खबर है। इजराइल के चाहने वालों के लिए बहुत बुरी खबर है कि इजराइल के 4 जवान आज गाजा के खान यूनुस में मारे गए हैं। दरअसल ये लोग बॉम्ब डिटेक्ट कर रहे थे, इसी दौरान एक बॉम्ब इनके पैर के नीचे आता है। इससे पहले कि ये पैर उठा पाते, ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट में 4 जवान के चीथड़े उड़ जाते हैं, न जाने कितने हैं जो घायल हैं। हालांकि आईडीएफ ने चारों के मरने की बात एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन जो तस्वीरें शेयर हैं वो 2 लोगों की हैं। 2 लोगों की तस्वीरें अभी आईडीएफ शेयर नहीं कर रहा, कुछ टेक्निकलिटी होगी, कोई दिक्कत होगी, लेकिन आने वाले घंटे 2 घंटे 4-6 घंटे में उस जो बाकी 2 हैं उनकी भी तस्वीरें आईडीएफ शेयर कर देगा। तो आज बड़ा हमला हुआ है या फिर बड़ा एम्बुश लगाया गया है गजा के अंदर। इस हमले में अच्छा खासा नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई आईडीएफ कैसे करता है ये वक्त बताएगा। बहरहाल आईडीएफ इस टाइम लगातार अलग अलग फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहा है। जैसे लेबनान के ऊपर लगातार अलग अलग जगहों पे भारी तादाद में हमला हो रहा है। लेबनान के बैरूत और दहिया इलाके में लगातार आईडीएफ एयर स्ट्राइक कर रहा, लगातार हमले करके ये क्लेम कर रहा है कि वो हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों को बर्बाद कर रहा। इसके बारे में जब आईडीएफ से पूछा भी गया, खासकर इजराइल के स्पोक पर्सन से भी पूछा गया कि आप हमला क्यों कर रहे हैं, तब स्पोक पर्सन ने बताया कि हमारे ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट है। हिजबुल्लाह इन जगहों पे बैठ के बंकरों में ड्रोन बना रहा था, और अगर ये ड्रोन बनाने में सक्षम हो जाता, काबिल हो जाता, ये ड्रोन बन जाते, मिसाइलें बन जाती, तो हिजबुल्लाह हमारे ही ऊपर हमला करता। और यही वजह है कि हमने उस हमले को पहले से ही ख़त्म करने के लिए, उस हमले से पहले से ही बचने के लिए उन ठिकानों पर हमला किया। ये आईडीएफ का अपना स्टैंड है। हालांकि हिजबुल्लाह ने अभी तक एक भी शब्द नहीं बोला है, और हिजबुल्लाह का बोलना ठीक भी नहीं है, चूँकि लेबनान में अब एक सरकार है और देश के अंदर अगर हमला हो रहा है तो लेबनान की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस हमले से रिटेलिएट करे, इस हमले को लेके कुछ स्टेप ले, कुछ कड़े कदम उठाए, और अगर नहीं उठा सकता तो भाई इस्तीफा दे दे। जाहिर सी बात है, अगर देश के अंदर मिसाइलें आ रही हैं और प्रधानमंत्री खामोश है, कुछ कर नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता, 2 शब्द कड़े नहीं बोल सकता, तो फिर इस्तीफा दे दे। ऐसे कठपुतली को रखने का क्या मतलब है। लेकिन लेबनान में प्रॉक्सी की सरकार बनी है, तो जाहिर सी बात है प्रॉक्सी की सरकार बनेगी तो ऐसी चीज़ें होंगी, उस पर हम आप क्या कर सकते हैं। खैर, तो फिलहाल आज की ये मेजर अपडेट थी, और ज़्यादा आपको बड़ी खबरें नहीं बताना चाहता, ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं खींचना चाहता। अजीद है, आप लोग एंजॉय कीजिए, बाकी तो पूरा दिन पूरी ज़िंदगी खबरें बताने के लिए मैं बैठा हूँ। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और पूरी अपडेट, और एक बार फिर से आपको ईद मुबारक। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें। थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला हिफाजत करें।